सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मुद्रा अर्थ परिभाषा महत्व कार्य दोष वर्गीकरण विकास भाग तृतीय। हम इसके 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज जो चैप्टर है इसमें हम मुद्रा के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा के वर्गीकरण 3 आधार पे किया जाता है। पहला है प्रकृति के आधार पे, दूसरा है वैधानिकता के आधार पे और पदार्थ के आधार पे। इन तीनों का ही अध्ययन करके हम बताएंगे कि मुद्रा को कितने भागों में विभाजित किया जाता है और उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम प्रकृति के आधार पे मुद्रा के वर्गीकरण की बात करते हैं। किन्स ने मुद्रा का वर्गीकरण, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है ट्रीटाइज ऑफ मनी। इसकी बुक है। इस बुक में इन्होंने मुद्रा की वर्गीकरण किया है और वर्गीकरण करके बताया है कि मुद्रा को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा, यानी रियल मनी एंड मनी ऑफ अकाउंट। ठीक है, आगे ही वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा में क्या है? ये है वह मुद्रा है जो किसी देश में वास्तविक रूप में प्रचलित है। ठीक है, और जिससे लेन देन संपन्न किए जाते हैं। किन्स की ही डेफिनेशन हम देख लेते हैं इसमें। किन्स के अनुसार इसको देकर सब भुगताया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। इस प्रकार भारत में 1 रुपया व 5 पैसा दोनों वास्तविक मुद्रा में शामिल किए जाते हैं। इसमें क्रय शक्ति का संग्रह किया जाता है। इस प्रकार ये है वास्तविक मुद्रा। प्रोफेसर बेनम ने इस प्रकार की मुद्रा को चलन की इकाई कहा है, जबकि प्रोफेसर सेलिगमैन ने इसे यथार्थ मुद्रा या कंक्रीट मनी कहा है। प्रोफेसर किन्स ने वास्तविक मुद्रा को फिर 2 भागों में बांटा है और वो 2 भाग हैं। वस्तु मुद्रा, यह वह मुद्रा होती है जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर या लगभग बराबर होता है। इसे पूर्णकाय मुद्रा भी कहा जाता है, यानी इनका जो रियल वैल्यू है वो इनके फेस वैल्यू के बराबर होती है या उसके बराबर मानी जाती है। ठीक है ना, वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य दोनों बराबर होते हैं। फिर दूसरे प्रकार की इन्होंने जो मुद्रा की बात की है वह है प्रतिनिधि मुद्रा। यह वह मुद्रा होती है जिसके अंकित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य बराबर नहीं होते, यानी फेस वैल्यू कुछ और होती है और रियल वैल्यू इसकी कुछ और होती है। ठीक है, पत्र मुद्रा आपके क्या है? प्रतिनिधि मुद्रा का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे 10 रुपये की या 1000 रुपये की जो करेंसी होती है, तो करेंसी के ऊपर जो फेस वैल्यू होती है वो तो 1000 रुपये होती है, लेकिन अगर वास्तविक रूप में उस कागज़ की वैल्यू देखी जाए तो वो वैल्यू उस 1000 रुपये के बराबर नहीं होती है। तो फेस वैल्यू अलग है जो कि 1000 रुपये है ना, और रियल वैल्यू अलग है जो कि उससे काफ़ी कम है। इसी प्रकार सिक्कों की बात की जाए तो पहले के समय जो चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के होते थे, उनकी वास्तविक जो मूल्य होता है और उनका जो फेस वैल्यू होती है वो दोनों बराबर होती है। ठीक है, आगे इसमें है प्रतिनिधि मुद्रा भी। इसको प्रतिनिधि मुद्रा को भी 2 प्रकार में बांटा गया है, जिसे कहते हैं परिवर्तनशील प्रतिनिधि मुद्रा और अपरिवर्तनशील प्रतिनिधि मुद्रा। परिवर्तनशील प्रतिनिधि मुद्रा में इसमें भारतीय मुद्रा जिसमें 1 रुपये को छोड़कर सारी मुद्रा आ जाती है, और अपरिवर्तनशील मुद्रा जिनमें परिवर्तन के लिए सरकार बाध्य नहीं है। भारत में 1 रुपये का नोट ये अपरिवर्तनशील मुद्रा है, इसमें परिवर्तन के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसे प्रतिष्ठ मुद्रा भी कहते हैं। सेकंड हम चले, किन्स ने जैसा कि बताया पहली मुद्रा जो उन्होंने बात की थी वो थी आपके वास्तविक मुद्रा, और सेकंड जो उन्होंने बताई है वह है हिसाब की मुद्रा। हिसाब की मुद्रा क्या है? जिसमें सभी प्रकार के हिसाब किताब या लेखे रखे जाते हैं। जैसे भारतीय रुपया हिसाब या लेखे की मुद्रा है।
इसी प्रकार से अमेरिका में डॉलर, रूस में रूबल, जर्मनी में डॉयच मार्क, यूरोपीय संघ में यूरो, जापान में येन लेखिटी मुद्रा कहलाती है। नॉर्मली होता क्या है कि हिसाब की मुद्रा और वास्तविक मुद्रा एक ही होती है, लेकिन कभी कभी ये अलग भी हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुद्रास्फीति के कारण जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तो जर्मन मार्क थी, लेकिन हिसाब की मुद्रा फ्रांस का फ्रेंक या अमेरिकी डॉलर थी। क्योंकि इनका अपेक्षाकृत मूल्य ज़्यादा स्थिर था, इसलिए ये हिसाब की दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त माने जाते थे। प्रोफेसर किन्स के अनुसार हिसाब की मुद्रा वह है जिसमें ऋणों, कीमतों तथा सामान्य क्रय शक्ति को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि भारतीय नोट क्या है, हिसाब की मुद्रा है। प्रोफेसर सेलिगमैन इसे आदर्श मुद्रा और बेनम इसे हिसाब की इकाई कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हिसाब की मुद्रा एक भी हो सकती है, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक भी हो सकती है, ये अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में रुपया क्या है, वास्तविक तथा हिसाब मुद्रा दोनों में है, अर्थात हिसाब की मुद्रा एक सैद्धांतिक अवधारणा है, मोस्ट ध्यान रखिए। हिसाब की मुद्रा एक सैद्धांतिक अवधारणा है, जबकि वास्तविक मुद्रा एक व्यावहारिक अवधारणा है। आगे नेक्स्ट हम वर्गीकरण में हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, तो वो है वैधानिकता के आधार पे, यानी कानूनी मान्यता के आधार पे अगर हम वर्गीकरण करते हैं, तो इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो कानूनी मान्यता के आधार पे इसका जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें है पहला विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा क्या है, यह वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के साधन के रूप में देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। प्रोफेसर रॉबर्टसन इसे सामान्य मुद्रा कहते थे। ठीक है, यानी ये क्या है, भुगतान के साधन के रूप में देश की सरकारी विधिग्राह्य या कानूनी मान्यता का मतलब आप समझिए कि इसमें इसको गवर्नमेंट से लीगल नेचर रहता है, इसका गवर्नमेंट से इसको लीगलिटी प्राप्त होती है, कानूनी मान्यता मिलती है इस प्रकार की मुद्रा को। इसके भी 3 प्रकार है, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने जो बताए हैं। ये है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा। सीमित विधिग्राह्य मुद्रा क्या होती है, यह वह मुद्रा होती है जिसे एक निश्चित मात्रा तक ही स्वीकार करने के लिए लोगों को बाध्य किया जा सकता है, यानी आप इसे असीमित मात्रा तक के लिए बाध्य नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, वो एक इसका सीमित मात्रा तक ही इसे ले सकता है, इससे आगे वो लेने से मना कर सकता है। जैसे कि भारत में आजकल जो 5 रुपये, 10 रुपये और 25 पैसे के सिक्के और या आप कह सकते हैं 5, 10, 20, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 रुपये तक ही किसी को दिए जा सकते हैं। 25 रुपये से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति इसे लेने से मना कर सकता है। ठीक है, तो ये होती है सीमित विधिग्राह्य मुद्रा, यानी सीमित मात्रा में ही इसकी स्वीकृति होती है। दूसरा पॉइंट है असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। यह वह मुद्रा होती है जिसकी सीमा नहीं होती, अर्थात असीमित मात्रा में मुद्रा लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी इसे मना नहीं कर सकता है। तो आगे इसमें चलते हैं। ये वैधानिकता के आधार पे पहला पॉइंट विधिग्राह्य मुद्रा। सेकंड ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है, यह वह मुद्रा होती है जो जनता द्वारा स्वीकार की जाती है, लेकिन कानूनी रूप से इसे बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी जनता मना भी कर सकती है और कोई लीगल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र आदि। रॉबर्टसन इसे बैंक मुद्रा भी कहते थे। ठीक है, तो ये आपकी ऐच्छिक मुद्राएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं। सी पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो एक और है बाहरी मुद्रा तथा आंतरिक मुद्रा। ने मुद्रा के उद्गम के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा है। बाहरी मुद्रा अर्थात सरकार वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा हस्तांतरण भुगतान के लिए खर्च करती है, और आंतरिक मुद्रा अर्थात निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं प्रतिभूतियां आदि खरीदने पर खर्च करती है। ठीक है ना, यानी ट्रांसफ़र पेमेंट के लिए गवर्नमेंट वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए तथा हस्तांतरण भुगतान के लिए बाहरी मुद्रा को इस्तेमाल करती है, जबकि आंतरिक मुद्रा में क्या है कि निजी क्षेत्र की संस्थाओं की प्रतिभूतियां खरीदने में खर्च करती हैं, वो आंतरिक मुद्रा आपकी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका, तो इस प्रकार
आज हमने मुद्रा के जो प्रकृति के आधार पे जो वर्गीकरण किया है, इसमें इसके 2 भागों का हमने अध्ययन किया है। आगे नेक्स्ट हम कल इसके तीसरे आधार पे जो वर्गीकरण किया है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।